ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप सभी को मेरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब हम शुरू करते हैं। देखिए कहाँ तक हो गया है कि कहाँ तक हो गया है। क्या बच्चे? संविधानवाद, संविधान और संविधानवाद। एक क्वेश्चन। हाँ। अब सरकार जो हेडिंग डलवाई है ना, सरकार, सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, फिर आगे आगे संविधान, फिर संविधानवाद से खत्म हुआ। इतनी चीजें क्लियर है। मान लीजिए दो चीजें पढ़ी, पहला पढ़ा सरकार, दूसरा पढ़ा संविधान और संविधानवाद। क्लियर है? ठीक। ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चा। दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं पार्लियामेंट। ठीक है, संसद की संसद शुरू करते हैं। कि संसद शुरू करते हैं कि संसद शुरू करते हैं। संसद की यदि आप बात करते हैं तो संसद के तीन अंग रहते हैं। संसद के तीन अंग हैं। किसके? हाँ। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। फर्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एंड थर्ड, हाउस ऑफ पीपल। टेल मी। हाँ, बनाना पड़ेगा। मैंने कल ही कहा था क्लास में। हम्म। हाँ हाँ। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये क्या है। मैं आपको एक बात बताऊं, स्मार्ट तरीके से पढ़िए प्लीज। मैं हैव रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को मेरा निवेदन है कि स्मार्ट तरीके से पढ़िए। मैं एक बात बताऊं, को क्लास को आप प्रॉपर लिखिए, बाकी आप क्वेश्चन का आंसर लिखिए। थर्ड, इन सब की पुस्तक आती है, पुस्तक लाओ। जो मेन है वो मेरे से निशान, मतलब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। हाँ हाँ। जो सब्जेक्ट का है उसको निशान लगाओ, केवल खोल के उसको दीवार पे चिपका दो अपने जहां पर पढ़ते हो। तो आपका समय लिखने में 1 घंटा गया होगा। आप कल मिले ही नहीं थे, फिर आप लोग फिर चले गए थे, फिर मैं अपना चला गया था। मैं तो मैं क्या करता? अरे बेटे मैं क्या। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। संसद की बात करते हैं कि संसद केंद्र के अंदर बहुत बढ़िया है। 80% नंबर अगर राइटिंग पर मिलेंगे तो आपको 80% मिल जाएंगे। 100% मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं दोस्तों। संसद, संसद भारतीय संविधान में संसद का प्रावधान आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 तक दिया गया है। क्लियर है? और रही बात ये आर्टिकल वार्टिकल, तो मैं आपको फिर से वही बता रहा हूं, जितना मैं आपको बताऊं केवल उतना पढ़ना है। उतना आप पढ़ेंगे। अभी सर से बात हुई है, 4 किताबें खरीदवाए हैं, उसके बाद से मेन मेन नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन बनाए हैं, जो आए हैं वो सारा कर दिया, स्पष्टीकरण एनालिसिस वगैरह करके तैयार हो गई है। बस एक प्रूफ रीडिंग मुझे मारनी है, आज कल से आ जाएगी। मतलब आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और रही बात पेपर की, तो मिला के देख लेना, 90% क्वेश्चन हल हो जाएगा प्री में जी। और हाँ, वो रहता है, और इसके साथ साथ हाँ, पीटी में भी है। और यूपीएससी सीएससी का जो एग्जाम है उसमें जीएस का सेकंड पेपर पूरा है। या फिर जो पढ़ा मैं आपको बताऊं, जितनी देर क्लास में हूं मैं, इधर उधर की हमने कोई बातें नहीं करी हैं। अकॉर्डिंग टू विषय, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट के अनुसार ही मैंने बातें करी। तो आप पूरा फोकस करिए। आपको बता रहा, जो क्वेश्चन है मैंने तो नहीं बनाया ना, वो तो पेपर में जो आया हुआ है कि आप करने की स्थिति में है। एक चैप्टर जैसे ही पूरा होगा, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी मतलब संसद तो काफी बड़ा चैप्टर है। तो अगर इसके अंदर से अगर आप केवल लोकसभा भी पढ़ते हैं, लोकसभा के 4 असाइनमेंट हमने हिंदी में लिखवा रखे हैं। लोकसभा की संरचना, सीटों का आवंटन, निर्वाचन, प्रतिनिधित्व की समानता, ये चारों पढ़ने के बाद लोकसभा से जितने क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं निकाल के दे दूंगा। क्लियर है या नहीं? लगभग 100 क्वेश्चन है, 100 में से 40-50 क्वेश्चन एक बार में हो जाएगा। और क्या चाहिए? आप समझ रहे हैं? तो आप, ठीक है बच्चे, दोस्तों पढ़ते हैं फिर संसद की बात करते हैं। ऐसा नहीं बस क्लास चले जाए चले जाए, वो क्या चले जाए? आप समझ रहे हैं? क्वेश्चन भी दूसरे तीसरे दिन से आप रनिंग में आ जाएंगे, और इसके साथ साथ आप मेंस का भी लिखवाने लग जाऊंगा। क्लास खत्म होगी तो मेंस का भी दे दूंगा, और क्लास भी अपनी चलती रहेगी। ठीक है? ये
कोई भी किसी तरीके से वो नहीं रहेगा। मैं टाइम पर आ गया था बच्चे। संसद की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 79 से कि आर्टिकल 79 टू 122 तक इसका प्रावधान मिल जाता है, नंबर एक। नंबर दो, आप ध्यान रखिएगा, अगर आप संसद की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखें, जो संसद है, भारत की जो संसद है, इसके बारे में, कि भारत की जो संसद है इसके बारे में अगर आपको बता दिया जाए, इसके 3 अंग हैं। किसके? संसद के। पहला प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, राज्यसभा, और तीसरा है लोकसभा। तीसरा क्या है बच्चा? लोकसभा। अभी 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया है, संसद के कितने अंग थे? 3। कौन कौन से थे? लोकसभा और राज्यसभा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब जरा ध्यान से एक चीज और दोस्तों देखिए, जो राज्यसभा है और लोकसभा है, इसको क्या कहा जाता है? विधायिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? लेजिस्लेचर की संज्ञा दी जाती है। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दिया जाए तो विधायिका कहलाता है, नंबर एक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का अंग माना जाता है। किसका अंग माना जाता है बच्चे? राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग माना। हाँ बच्चे ध्यान रखना, हम ये सेंटर केंद्र का पढ़ रहे हैं। जैसे देखो, हाँ अब देखो, जैसे स्टेट, जैसे ये केंद्र की बात हो गई ना, तो राज्य में, जैसे केंद्र में संसद है ना, तो राज्यों के अंदर विधानमंडल होता है। क्या होता है बच्चे? विधानमंडल होता है। जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति है तो राज्यों के अंदर राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगा। क्लियर है बच्चे? तो जैसे हम संसद पढ़ रहे हैं, तो संसद के अंदर के 3 अंग आपको बताएं। क्लियर है कि नहीं बच्चे? आप पूरा ध्यान रखिएगा। देखिए आप लोगों ने अपना नुकसान किया है 15 मिनट का। आप 15 मिनट में आप 4 आप भी ध्यान रखिए, अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आप 1000 बच्चा ऊपर जा रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि मैं 14 साल 18 साल का जो आपको पढ़ा रहा हूं, तो 4 साल का ही बच्चा अगर पढ़ा हुआ है, आप एक क्लास ले रहे हैं, तो आप पर डे 1000 बच्चा ऊपर जा रहे हैं। और अगर एक क्लास भी छोड़ते हैं तो कम से कम 10,000 बच्चा आप नीचे जा रहे हैं। ये बातें क्लियर है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि संसद का प्रावधान भारत के संविधान में आर्टिकल 79 से, मतलब संसद के बारे में आर्टिकल 79 से 122 तक इसका प्रावधान मिलता है। और इस संसद के अंगों की यदि आप बात करें, अब ये अंगों के बारे में कहां बताया गया? तो आर्टिकल 79 में बताया गया, ही ध्यान रखिएगा। मैं आर्टिकल सारे जो मेन मेन है वो मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है? तो संसद की बात करेंगे तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। नंबर एक, जो राष्ट्रपति है उसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, कार्यपालिका कहा जाता है। कल की क्लास में आपको बताया था, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ना, बताया था। तो राष्ट्रपति को कार्यपालिका कहा जाता है, राज्यसभा और लोकसभा को विधायिका की संज्ञा दी जाती है, लेजिस्लेचर की संज्ञा के अंदर ये दोनों आते हैं। क्लियर है? अब हम सबसे पहले एक एक करके शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्ट द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। ठीक है, पहले हम शुरू करने जा रहे हैं लोकसभा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा की संरचना, कि लोकसभा की संरचना, कि लोकसभा की संरचना, स्ट्रक्चर, कि लोकसभा की संरचना, कि लोकसभा की संरचना। स्ट्रक्चर समझते हैं बच्चे? स्ट्रक्चर क्या? हम्म, हाँ, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जैसे इस कमरे के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक कमरा किन चीजों से मिलकर के बना है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है किन चीजों से मिलके बना है। हमारी बॉडी भी तो एक स्ट्रक्चर है, लंग्स है, आईज है, नोज है, टीथ है, टंग है, ईयर्स है ना? तो कहने मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? संरचना का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर या संरचना बात एक ही है। तो संरचना का मतलब क्या होता है? किन किन चीजों से मिलकर के चीजें बनी हैं। ठीक है, तो अगर आप लोकसभा की बात करते हैं तो आपको बता दिया जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट यहां पर मैं क्लियर करने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? भारत के संविधान की बात करते हैं। और भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से जब लागू हुआ था, है ना, भारत के संविधान की बात करते हैं जो 26 जनवरी 1950 को पूरा का पूरा जो लागू हुआ था, उसकी अगर बात करें तो संविधान क्या कहता है? संविधान क्या कहता है कि लोकसभा की
बोर्ड पर ध्यान रखिएगा, लोकसभा की अधिकतम, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की 552 होंगी। ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान, जो मूल संविधान था उसमें क्या कहा गया था, मूल संविधान के अंदर क्या कहा गया था कि लोकसभा में सदस्य संख्या ज्यादा से ज्यादा 552 होगी। ये मूल संविधान में कहा गया था, जो संविधान हमारा बनके तैयार हुआ था और लागू हुआ था। नंबर 1। हाँ नहीं, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 50 में, जनवरी 1950 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो बताई गई है भारत के संविधान में, कितनी बताई गई बच्चे, 552 बताई गई, नंबर 1। और 552 जो बताई गई है, इसमें क्या कहा गया था कि जो 552 सदस्य होंगे, इसमें से 530 सदस्य जो होंगे स्टेट से होंगे, कहां से होंगे, राज्य से होंगे। 20 सदस्य जो होंगे यूनियन टेरिटरी से होंगे, केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। और 2 जो सदस्य होंगे वो एंग्लो इंडियंस होंगे। कौन होंगे बेटे, एंग्लो इंडियंस होंगे। ये बताया गया था। 530 और 20 50 बता रहा हूं कौन होते हैं एंग्लो इंडियन, यही दिमाग में आ रहा होगा। वेरी गुड, आप ध्यान से सुनते जाइए, एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक स्टेटमेंट, एक एक बच्चे को क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ा सा हम रिप्रेजेंट तो करते हैं, अब चैप्टर शुरू है ना, तो आप पूरा समझिए, पूरा समझ में आएगा। भारत का जो मूल संविधान था उसमें क्या कहा गया था कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी। जो 552 होगी उसमें 530 सदस्य राज्यों से लिए जाएंगे, 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी से होंगे और 2 एंग्लो इंडियन होंगे। हाँ नहीं नहीं, ये आदिवासी नहीं होते। एंग्लो इंडियन कौन होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा, जिसके माता पिता में से कोई एक यूरोपियन हो, यूरोपियन हो, आप समझ रहे हैं उस, हाँ यूरोपियन हो, उसको एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। तो यूरोप के अंदर देखिए, भारत के ऊपर अगर आप राज करने की बात करें, पीडीएफ का नाम सुना है कि नहीं सुना, पुर्तगाल है, डच है, फ्रांसीसी है, फिर अंग्रेज है ना, तो ये सब ये यूरोप के ही तो है सारे। तो जो व्यक्ति, यूरोप का जो व्यक्ति दोस्तों भारत आ गया था और भारत से यूरोप नहीं जाना चाहता था, उसी को भारत में एंग्लो इंडियंस की क्या दी गई बच्चे, की डेफिनेशन के अंदर आता है, आर्टिकल 366। आज भी है। अब कहने मतलब क्या है, देखिए यूरोप का कोई अमेरिका, कोई ब्रिटेन का व्यक्ति था, ब्रिटेन का व्यक्ति यहाँ पे रहा, ही या शी कुछ भी था, ही था या शी था, ही था या शी था, ही था, तो यहाँ पे शी से विवाह कर लिया, तो अब उसके जो बच्चे रहेंगे एंग्लो इंडियन रहेंगे। क्लियर है, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो, क्लियर है, ये लाइन क्लियर हुई या नहीं, ठीक है। अब जरा अरे देवी, अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी आप कह तो रहा हूं, केवल आप सुनिए, बस टाइम से आ जाइए। अच्छा सॉरी, अब जरा ध्यान से सुनिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको यहां पर एक लाइन और बता दिया जाए, 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, मतलब 104वां संविधान संशोधन अधिनियम की अगर आप बात करेंगे, तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आपको बता दिया जाए कि जो ये एंग्लो इंडियन थे बच्चे, इनको हटा दिया गया। कहां से हटा दिया गया बच्चे, संविधान से हटा दिया गया। हाँ, तो आपको बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा, आप पूरा फोकस करके बैठिए। मैं आपको इतना बता देता हूं कि अगर आप सही से क्लास को केवल सुन लेते हैं, विश्वास मानिए 10 साल पुराना अगर कोई बच्चा है ना, उसके बराबर होंगे। और जो पीसीएस वीसीएस है ना, जो क्वेश्चन है, आप कहोगे मास्टर आप बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं। आपको बता, कहने का मतलब क्या है, एक कहानी और सुन लीजिएगा। कहने का मतलब क्या था, एक आदमी था, संगम नहाने गया था इलाहाबाद के लिए, तो जिस नाव पर वो बैठा, पैसे वाला व्यक्ति था। तो जैसे पैसे वाला व्यक्ति था, तो उसने कहा कि साहब जाना है संगम में, तो उसने कहा हाँ जाना। आप समझ रहे हैं मैं बोल क्या रहा हूँ। तो एक आदमी था जो पैसे वाला था, वो जो था वो आया संगम नहाने के लिए जाना था। तो जब आया तो उसके बाद से हुआ क्या, वो उसकी नाव में बैठा, तो इंग्लिश में बात किया, व्हाट्स योर नेम, कहता मैं समझा नहीं।
नाव वाला कह रहा मैं समझा नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। कहा तेरा जीवन 4 आने फेल है। उसके बाद कहा कि अपना अपना घर है। कहा नहीं। कहा तेरा जीवन 12 आने फेल है। कौन कह रहा था? ये वो करोड़पति उस नाव वाले को कह रहा था जो उसको नाव के अंदर घुमाने ले जा रहा था। इट इज अ क्लियर, क्लियर है? हाँ? है ना? तीसरी चीज क्या थी? जब थोड़ा सा और आगे गया, जब थोड़ा सा और आगे गया तो कहने का मतलब क्या था? फिर उससे पूछा कुछ फैमिली उमली के बारे में, तो उस करोड़पति ने कहा तेरा जीवन 12 आने फेल है। कितने आने होते हैं? 16 आने होते हैं ना, टोटल 16 आने होते हैं, 12 आने फेल है। उसके बाद से अचानक बैलेंस बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया, सुनामी टाइप का आ गया, हवा चलने लगी। और जब हवा चलने लगी तब नाव वाले ने पूछा साहब तैरना आता है? कहा नहीं। तो कहा तेरा 16 आने जीवन बेकार है। आप समझ रहे हैं कहने का मतलब? आप समझ रहे हैं हर व्यक्ति का महत्व है। कैंडल्स भी, मोमबत्ती भी अगर आपके घर पर रखा हुआ है ना, तो आप उसको कब जलाते हैं? जब उसकी आवश्यकता होती है। सबका महत्व होता है, किसी की आलोचना करने का अधिकार प्रकृति ने किसी को नहीं दिया है। अपना मेहनत करो, अपना स्ट्रगल करो, अपना बेहतर करो, जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करने की कोशिश करिए। देखिए लालच मत करिए, लालच करिए तो अपने लिए लालच करिए। आज भी मैं आपको बता दूं, अगर किसी दिन ऑफ रहता है तो या तो मैं अपने बच्चे के साथ टाइम देता हूं या फिर केवल किताब के साथ। कुछ नया पता चलेगा, कुछ नया पता चलेगा, कुछ नया पढ़ूंगा। छोटा वाला बड़ा वाला? ठीक है। कहने का मतलब, हाँ, एक 4 साल का है, एक 9 साल का है। हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब बेटा मैंने आपको क्या बताया कि जो 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ, जब ये 2020 में लागू हुआ, तो इस अमेंडमेंट ने क्या कर दिया कि जो एंग्लो इंडियन थे उनको समाप्त कर दिया। मोदी सरकार ने एंग्लो इंडियंस को समाप्त कर दिया। और जो एंग्लो इंडियन कहां पर थे बेटे? संविधान में थे। तो संविधान के अंदर 2 जगह एंग्लो इंडियन के बारे में बताया गया था। कितनी जगह बताया गया था? 2 जगह बताया गया। ध्यान से सुनिएगा। पहली जगह बताया गया था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन जो होगा, 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन जो होगा, वो राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। कौन करेगा बच्चा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करेंगे। कहां पर करेंगे बच्चे? लोकसभा में करेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और दूसरा क्या था एंग्लो इंडियन का? मैंने दूसरा क्या कहा गया था कि जो राज्य की विधानसभा होगी उसमें एक एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। क्लियर है? मतलब भारत के संविधान की यदि आप बात करेंगे तो भारत के संविधान में आर्टिकल बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, 330 है लोकसभा का और 332 है विधानसभा का, लेकिन अभी समय नहीं आया है कि हम उन चीजों को क्लियर करें। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करते हैं। एक एक आर्टिकल जैसे पढ़ाएंगे, रिजर्वेशन जब पढ़ाएंगे तो वहां पर ये चीजें फिर से आने वाली हैं। क्लियर है कि नहीं? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो मतलब भारत के संविधान में 2 जगह एंग्लो इंडियन के बारे में बताया गया था। क्लियर है? हाँ। लोकसभा के अंदर 2 सीटें हो गई बच्चे। हर राज्य के अंदर, हर स्टेट के अंदर 1 सीट पर नॉमिनेट कौन करता था? एंग्लो इंडियन को कौन नॉमिनेट करता था? गवर्नर करता था। हाँ। हाँ। क्लियर है? लेकिन जब 104वां कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन था इसको खत्म कर दिया गया। जब खत्म कर दिया गया, हम फिलहाल संसद के बारे में पढ़ रहे हैं, राज्य की विधानसभाओं के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें, लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था। लेकिन जब ये हो गया तो एंग्लो इंडियन क्या हो गया बच्चे? एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन खत्म हो गया। एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन खत्म हो गया तो लोकसभा से भी खत्म हो गया और विधानसभा, राज्य की विधानसभा से भी खत्म हो गया। ये बातें क्लियर हैं? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो आज की अगर आप बात करते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अगर आप बात करते हैं, संविधान में आज की डेट में अधिकतम सदस्य संख्या जो है दोस्तों, लोकसभा की कितनी रह गई फिर? 550। ये चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही हैं बच्चे? बच्चे 552 थी, 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 2 हट गए तो 552 में से 2 गए, कितने बचे? 550। मतलब आज की डेट में ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो पूछेगा चाहे पीटी का ही पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही। कौन सा? ये वाला
2020 में हुआ है बेटे, 2020 से नॉमिनेट नहीं हो रहा है, 2026 आ गया है। क्लियर है कि नहीं है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। कहने का मतलब क्या है, आपसे देखिए पीटी में ही रहेगा, डाटाबेस भी अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो कहेगा मूल संविधान में क्या बताया गया था कि लोकसभा में कितने सदस्य संख्या होंगे, तो मूल संविधान में 552 बताए गए थे वो। हाँ, लेकिन आज की डेट अगर वो कहे कि सीधा क्वेश्चन कहे कि संविधान के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो आज कितनी है? 550। क्लियर है या नहीं? पूछेगा मूल संविधान में अधिकतम कितनी थी? 552 थी। कहा जाए आज संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 550। कहां पर है, कहां पर बेटा ये आपको आज की डेट में 500, आज की डेट में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, आज की डेट में संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 550। क्लियर है? लेकिन इसी के आगे बच्चे हम थोड़ा सा और चलते हैं। इसके आगे अगर आप थोड़ा सा और चलते हैं तो आपको एक चीज और बता दिया जाए। संविधान में तो 550 है, आज की डेट में, आज की डेट में, करंट की डेट में तारीख कितनी है आज? 23 तारीख है ना। आज की डेट में वर्तमान समय में, कि वर्तमान समय में लोकसभा के अंदर, वर्तमान समय में लोकसभा में कितनी सदस्य संख्या है आज की डेट में? 543, 543 मेंबर्स हैं। सुनो तो सही, वही तो बता रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे तब पता चलेगा, और इतना आप ध्यान से सुनते चले जाइए। ग्रेजुएशन तो हो गया होगा आपका, कौन से कॉलेज से? ये तो यूपी क्लियर गई है। हाँ, हाँ से यूपी का इतिहास बड़ा खतरनाक है। सब भाई वहीं के हैं, पूरे विश्व में राज करते हैं यूपी के भाई, आपको पता है? नहीं, आज की डेट में कहाँ है, बाबा चलने ही नहीं देता किसी को। हाँ 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 हाँ। राजा भैया का नाम सुना होगा, राजा भैया का नाम सुना होगा। हाँ हाँ, वहीं से मैं हूँ, प्रतापगढ़ से। हाँ हाँ हाँ। बेटा ध्यान से सुनना, संविधान में आज की डेट में कितनी सदस्य संख्या है लोकसभा के अंदर? हाँ, अब धीरे धीरे सुनिए। आज की डेट में 543 है, ये मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, ये संविधान कह रहा है। और अगर इससे ज्यादा बढ़ानी है तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा संसद को, और सीटें बढ़ा सकती है। जनसंख्या बढ़ेगी तो सीटें अपने आप बढ़ जाएंगी, फिर से संशोधन होगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनेगा, जो 543 क्या है, सीटें हैं, तो 543 सीटों की अगर आप बात करेंगे तो 543 सीटों में से 524 सदस्य जो हैं बेटा वो राज्य से हैं। कितने सदस्य? 524 सदस्य हैं। बच्चे कितने बच्चे? 19 सदस्य। 19 सदस्य यूनियन टेरिटरी से हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से। 9 10 3 13, ठीक है ना। 543 आज की डेट में अगर कितने 543 तो टोटल सदस्य हैं लोकसभा में आज के अंदर। तो जो 543 है ना, तो उसमें से जो 524 है यूपी एमपी हरियाणा राजस्थान फलाना 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 जितने स्टेट हैं, स्टेट से 524 मेंबर इलेक्टेड हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हैं? 524 हैं। और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से 19 सदस्य इलेक्टेड हैं। कहां पर? लोकसभा में 543 सदस्यों के अंदर। ये भी तो डाटा पूछ ही सकता है ना, आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब इसी के साथ साथ आपको और कुछ चीजें समझने की आवश्यकता है। हाँ, अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, एक बार पहले स्ट्रक्चर हो जाए फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है? इसके पास से अगर आप बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोकसभा की बात करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550, करंट स्ट्रेंथ 543। नेक्स्ट, हाँ, कहने का मतलब क्या है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स 524 एंड 19 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यूनियन टेरिटरी से हैं। क्लियर है? और आपको एक चीज और बता दें कि जो 2 एंग्लो इंडियन हैं
उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मतलब क्या है, जो दो एंग्लो इंडियन है उसको आज की डेट में क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये ठीक है। इसी के साथ साथ आपको और बताते हैं, लोकसभा की स्ट्रक्चर की यदि आप बात करते हैं, लोकसभा की संरचना की अगर आप बात करते हैं, तो लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है, अगर आप लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के अंदर, कलर दिख रहा है दोस्तों, लोकसभा की अगर आप बात करते हैं तो लोकसभा में रिजर्वेशन मतलब आरक्षण का भी प्रावधान मिलता है। किसका प्रावधान मिलता है? रिजर्वेशन का भी प्रावधान मिलता है। किसके लिए? एससी प्लस एसटी के लिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स, है ना, राज्य की जनसंख्या के अनुपात में। देखिए, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, इसको आप देखिए, अब यहां पर स्टेट का मतलब पूरे इंडिया को हमने लिया है, ध्यान रखिएगा, कंट्री, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है, लोकसभा में, लोकसभा में आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। आरक्षण किसके किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। एससी और एसटी के लिए आरक्षण कहां पर बात करी गई है? लोकसभा में बात करी गई है। तो आज की डेट में अगर एससी की बात करेंगे तो 84 जो सदस्य हैं, 84 सदस्य अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। कहां पर? लोकसभा में। क्लियर है? और इसके साथ साथ एसटी के लिए अगर आप बात करेंगे तो 47 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं लोकसभा में। क्लियर हो जाएगा? ये बातें क्लियर हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको एक लाइन और बता दे, 543 में टोटल में, टोटल के अंदर 84 सीटें इनकी हैं, 47 सीटें इनकी हैं। 7 3 10 11, 131 सीटें। बिल्कुल बढ़ सकता है। और भारत सरकार अभी 2026 में ही 131वां बिल लेकर आई थी। कौन सा बिल लेकर आई थी? अब देखिए, जो नहीं है ना, या तो रिकॉर्ड सुन लेंगे, और नहीं सुनेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिशनल तो कहीं से भी आप देख लोगे, करंट का अपडेट कहां से देखोगे, या तो फिर न्यूज सुनते जब आ रहा था। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, हाँ ध्यान रखिएगा, अभी याद रखिएगा 131वां बिल था, या इसको ऐसे याद करिएगा, भारत सरकार इस वर्ष एक बिल लेकर आई थी। और बिल लेकर के आई थी तो उसने क्या कहा था कि आज की डेट में जो हमारे संविधान में 550 सीटें हैं ना, इसको 850 करने वाली है। कितने करने वाली है? 850 करने वाली है, जिसमें से 815 स्टेट से रहेंगे और बचे कितने? 35 यूनियन टेरिटरी से रहेंगे। लेकिन ये बिल फेल हो गया। ठीक है, देखिए डोज ना बहुत ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि जो चीजें बता रहा हूँ 10 बार पढ़ने के बाद चीजें समझ में आती है बच्चे को। तो मैं जैसे ले चलूं, प्लीज पहले आप लोग वैसे वैसे चलिए थोड़ा सा। आप समझ रहे हैं दोस्त, है ना? क्योंकि फिर अगर सारा डाटा मैंने खोल दिया तो फिर टीटी तो निकलेगा, लेकिन अभी वो थोड़ा सा स्तर डेवलप करना पड़ेगा ना आपका। अभी 10-15 दिन सही से पढ़ाना पड़ेगा। और इतना भी डाटा अगर आपको क्लियर हो रहा है तो वेल एंड गुड है, ये आपको बता दें। हाँ हाँ हाँ, निमिलेशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वो सारी चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, हाँ। तो अभी आप इसको रहने दीजिए, क्योंकि ये बिल आज की डेट में तो फेल हो गया है। जब फेल हो गया तो उसको, जो फेल हो गया, जो चला गया, उसको हम जाने देते हैं। आज की डेट में आप ये पढ़ लीजिए। ये बातें क्लियर हो गई कि नहीं? ये बातें क्लियर? ठीक है। अब इतनी चीजें क्लियर हैं। अब इसको मैं फिर से बता देता हूं एक बार, जरा आप थोड़ा सा कानों को कष्ट दें और ध्यान से सुने। भारत के संविधान में, भारत के मूल संविधान में 552 सीटों का प्रावधान किया गया था। 530 सदस्य राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 एंग्लो इंडियन के बारे में बताया गया था। लेकिन 104वां जो संविधान संशोधन किया गया, इसके माध्यम से 2 एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन होता था, उसको केंद्र के अंदर, मतलब लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन किया जाता था, उसको इस अमेंडमेंट के माध्यम से घटा दिया गया। मतलब अगर हम बात करते हैं आज की डेट में, अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, संविधान में अधिकतम सीटें कितनी बताई गई हैं लोकसभा में आज? हाँ, 550। लेकिन आज की डेट में लोकसभा में कितना व्यक्ति बैठा हुआ है? 543 बैठा हुआ है, लेकिन संविधान में कितनी है?
550 है, लेकिन बैठा कितना हुआ है 543 है, तो फ्यूचर में बढ़ाई जा सकती है। क्लियर है? 543 सीटों में से 524 सदस्य स्टेट से लिए गए हैं और 19 सदस्य जो हैं यूनियन टेरिटरी से लिए गए हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ अगर आप लोकसभा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लोकसभा की संरचना की बात करते हैं, तो लोकसभा के अंदर आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है और लोकसभा में जो आरक्षण दिया जाएगा वो एससी और एसटी को दिए जाने के ऊपर कहा गया था। जो मूल संविधान में लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन होगा, ये बातें कही गई थी। तो आज जो एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है, वो उसका आधार क्या है? जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को रिजर्वेशन दिया जाएगा। आज की डेट में अगर बात करें तो एससी के 84 और एसटी के 47 सीटें रिजर्व हैं इन लोकसभा। बताइए कुछ समझ में आया दोस्तों? पूरी चीजें क्लियर है? अब इसके बाद हम अगला स्टेप चलते हैं। अगला चलते हैं लोकसभा में सीटों का आवंटन। एक बार खोलो खा लो एक एक करके। नहीं नहीं, नाराज मत होइएगा, ठीक है। अगला हेडिंग बनता है बच्चे, अगला हेडिंग बनता है लोकसभा में सीटों का आवंटन। क्या बनता है दोस्त? हाँ, लोकसभा में बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, बांटना। लोकसभा में सीटों का आवंटन। लोकसभा में सही शब्द तो होगा लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन। ऐसे लोकसभा में राज्यों को, स्टेट को, राज्यों को सीटों का आवंटन, की सीटों का आवंटन, की सीटों का आवंटन। क्या बातें चल रही हैं भाई, हमको ही बता दो थोड़ा बहुत। क्या समझ में आ रहा है ना? बस फीडबैक दे दीजिएगा थोड़ा सा जब भी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जी जी, थैंक यू। अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, अगली हेडिंग क्या है? लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन, है ना। लोकसभा जो है ना, जो ये लोकसभा है बेटा, लोकसभा है, इस लोकसभा में जितने भी राज्य है ना, जितने भी राज्य है ना आज की डेट में 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, है ना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? तो जो 28 के 28 राज्य है ना, उन राज्यों को लोकसभा में सीटें कैसे दी जाएगी? यूपी को कितनी दी जाएगी, एमपी को कितनी दी जाएगी, हरियाणा को कितनी दी जाएगी, राजस्थान को कितनी दी जाएगी? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो यही है बेटा हेडिंग, कि यही है हेडिंग, लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है। क्लियर है? अब यहां पर हम चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत में प्रत्येक 10 वर्षों के पश्चात जो होने वाली जनगणना होती है, क्या होती है बच्चा? जनगणना। क्लियर बच्चे? सेंसस, जनगणना मतलब सेंसस, ठीक है। प्रत्येक 10 वर्षों में होने वाली जनगणना को बेस, आधार में माना जाता है। क्या माना जाता है बेटे? हाँ, मतलब लोकसभा में सीटें जो बढ़ेंगी उसका आधार होगा सेंसस। लोकसभा में जो सीटें बढ़ेंगी उसका आधार होगा, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा के अंदर जो सीटें बढ़ाई जाएंगी उसका आधार क्या होगा? जनगणना। ये लाइन क्लियर हो गई? और भारत में जो जनगणना होती है वो हर 10 साल बाद होती है बेटा। 11 मतलब 20-21 में होनी थी, है ना, 21 या 20 में आप देखेंगे 10-10 साल के बाद 21 में होनी थी, लेकिन वहां पर आप देखेंगे लॉकडाउन लगा हुआ था तो नहीं हुआ। अब आप देखिए इस समय अगर आपने देखा होगा पहला चरण चल रहा है, घरों घरों के अंदर, है ना, सेंसस की कहानियां शुरू हो गई हैं, है ना, जनगणना चल रहा है ना। तो कहने मतलब क्या है कि लोकसभा के अंदर जो सीटें बढ़ाई जाती हैं उसका आधार है सेंसस। लोकसभा के अंदर जो सीटें बढ़ाई जाती है उसका आधार है जनगणना, नंबर 1। नंबर 2, प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है। क्लियर है? नंबर 3, आपको यहां पर अगला स्टेटमेंट समझा दिया जाए। आजादी के पश्चात 1951 में, आजादी के पश्चात 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी, पहली बार जनगणना हुई थी। और जब पहली बार जनगणना हुई तो 1952 में
लोकसभा की सीटों को परिवर्तित किया गया, परिवर्तन किया गया। मतलब आप देखिए, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारत में अगर देखो, क्योंकि आपको मैं क्या बता रहा हूं, देखिए जब आप समझेंगे 1000 लाइन तब आप लिखवाएंगे सही से 20 लाइन, है ना। जब आप सही कोई मूवी देखते हैं, और जब आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें आप पूरी मूवी देखते हैं और उसको 2 घंटे में देखते हैं, और आप उस 2 घंटे को 10-5 मिनट में सेलिब्रेट कर देते हैं पूरा अच्छे से, है ना। वांगशु वांगड़ू क्या कौन थे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर बेहतर तरीके से समझा देगा तो आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। रट के कितना रट लेंगे और रट के फिर भूल जाएंगे। कहानी याद रहेगी तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। पानी है, हाँ हाँ कंटिन्यू करो, वेरी गुड। थोड़ा सा छोड़ देना लेकिन मेरे प्राण ना निकल जाए। अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो लोकसभा की सीटें जो बढ़ाई जाती हैं उसका आधार है जनगणना, नंबर 1। नंबर 2, भारत के अंदर हर 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है, नंबर 2। आजादी के बाद पहली बार हुई थी जनगणना 1951, 1951, 1951, 19। यस मैम, क्लियर है। मैं सुधार करूंगा अपनी राइटिंग में। 1951 में जनगणना हुई थी और अगले वर्ष 1952 के अंदर क्या हुआ था, लोकसभा की सीटें में परिवर्तन किया गया था। तो पहली बार कितनी हुई थी, 489 हुई थी, और आज कितनी है, हाँ 543 है। तो ध्यान रखिएगा 1952 में कितनी कर दी गई थी, 489 कर दी, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ी। क्लियर है। अब ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, अगला स्टेटमेंट थोड़ा सा और जरा ध्यान से सुनेगा। कहने का मतलब क्या है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक जनगणना के बाद, है ना, प्रत्येक जनगणना, सेंसस, समझ में आ रहा है ना, जनगणना सेंसस, प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का, किसका बेटा, परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। परिसीमन आयोग की अगर आप बात करेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, अंग्रेजी में बाउंड्री कमीशन आप बोल दीजिए अगर दिक्कत होती है तो, वैसे परिसीमन आयोग कहा जाता है। ठीक है। मतलब क्या है बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, प्रत्येक जनगणना के बाद किसका गठन किया जाता है, परिसीमन आयोग। क्लियर है कि नहीं बच्चा, परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अगर कभी नहीं भी पढ़ा जिसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हैं, 18 साल का अनुभव बहुत होता है। एक बार पढ़ लीजिए, एक बार अभ्यास करिए, एक बार क्वेश्चन का अभ्यास करिए, निकल जाएगा। क्लियर। हाँ, ये पूरा मेंस के हिसाब से चल रहा है बेटा, पूरा मेंस के हिसाब से चल रहा है। अब उसमें पूछ लेगा आजादी के बाद पहली बार जनगणना कब हुई, तो आपको लिख देंगे। पूछ लेगा पीटी के अकॉर्डिंग, पूछ लेगा आपसे कि आप बताइए मूल संविधान में अधिकतम सीटें कितनी बताई गई थी लोकसभा की, लोकसभा की अधिकतम सीटें मूल संविधान में कितनी बताई गई, 552। अब हाँ, देखिए फिर वही बात है बच्चा, आपको कितना आता है मुझे मतलब नहीं है, मैं एग्जाम मतलब जो एग्जामिनर उसने कहा है, अगर उसने कह दिया कि 2 एंग्लो इंडियन जो थे ना, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो 2 मेंबर्स थे, है ना, तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे या मेंबर्स थे, उनको डिसकंटिन्यू कब किया गया, तो हाँ, तो आप ये लिखेंगे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया गया था, 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्लियर है सब कुछ। कहने का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन पूछेगा उसी का आंसर देना है। हमारे दिमाग में बेटे बहुत सारा आंसर वो नहीं रिप्रेजेंट करना है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जैसे देखिए, आज की अगर आप बात करें, आज की बात करें या वर्तमान समय की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान समय में लोकसभा के अंदर, वर्तमान समय में बेटा लोकसभा में, वर्तमान समय में लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं बेटा, 43। ठीक है। नाम क्या मित्र, अभिषेक भाई, राजस्थान से है क्या, यूपी से हैं। अच्छा, कहने का
क्या कह रहे हैं आप? झांसी, ग्वालियर भी बताया तो आप भी हैं? हाँ, आपने झांसी बताया है। ठीक है, कोई बच्चा मिलने आया तो शायद वो है। तो अब आपको बता दिया जाए कि वर्तमान समय में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, करंट स्ट्रेंथ जो है किसकी, हाँ, वर्तमान की जो सदस्य संख्या वो कितनी है बेटा? 543 है। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाई जाती हैं, जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाई जाती हैं, तो वर्तमान में अगर 543 सीटें हैं तो निश्चित है कि किसी न किसी जनगणना से बढ़ी होगी। कौन सी जनगणना से बढ़ी है? बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस। मतलब क्या है? 543 सीटें जो बढ़ी उस कौन सी जनगणना थी? 1971 की जनगणना के आधार पर बढ़ाई गई थी। हाँ, है ना? इतना क्लियर हो जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। आज ये है कि आज लोकसभा के अंदर 543 सदस्य हैं। तो जो लोकसभा के अंदर 543 सदस्य हैं, तो ये भी तो किसी न किसी जनगणना से बढ़ाई गई होंगी। अगर कहा जा रहा है कि भारत में लोकसभा के अंदर जो राज्यों की सीटें बढ़ाई जाती है, राज्यों को सीटें दी जाती है, उसका आधार जनगणना है। तो अगर आज की डेट में अगर आप देखेंगे 543 सीटें हैं, तो 543 सीटें हैं तो निश्चित है कि किसी न किसी जनगणना से बढ़ी होंगी। तो कौन से वर्ष की कौन सी जनगणना थी वो? हाँ, बेस्ड ऑन 1971 सेंसस, है ना? 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान समय की लोकसभा की सीटें स्थिर हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? सारा समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसी के साथ साथ आप थोड़ा सा और आगे चलिए, इसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है? अब देखिए, 1971 की जनगणना के आधार पर आज किस, मतलब 1971 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर 543 सीटें डिसाइड की गई और वो अभी तक चला आ रहा है। नंबर एक, है ना? नंबर दो, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, बयाल बेटे बोलो, संविधान संशोधन 1976, टेल मी। 1971 में नहीं नहीं बेटा, 19 हाँ 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 हाँ, ये ठीक। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, सुनिए पहले। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, पहले सुनो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। आप ध्यान से सुनिएगा बच्चा। 1971 में जनगणना हुई, ध्यान से सुनना। 1971 में इंदिरा गांधी थी। कौन थी बेटा? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी। जनगणना हो गई 1971 में। एक आध साल लग गया होगा मान लो। भारत सरकार के पास रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट आने के बाद इंदिरा गांधी ने कौन सा अमेंडमेंट कर दिया? 42वां संविधान संशोधन कर दिया। कब कर दिया? 1976 में कर दिया। किसने कर दिया? इंदिरा गांधी ने कर दिया। बेटा जनगणना कराई गई थी, मान लीजिए जनगणना करवाई गई 2021 में और 2026 बाद हम बढ़ा दें। आधार किसको माना हमने? 2021 को मान लिया। तो वैसे ही 1971 में जनगणना कराई गई थी, उसके डाटा थे भारत सरकार के पास और भारत सरकार ने 42वां संविधान संशोधन कर दिया बेटा। और जब 42वां संविधान संशोधन कर दिया तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा? इंदिरा गांधी सरकार ने क्या कहा कि अभी 543 सीटें डिसाइड कर दी गई हैं। अब 543 सीटें जो अगर बढ़ाई जाएंगी तो 2001 की जनगणना के बाद बढ़ाई जाएगी। बेटा ध्यान से सुनना बच्चे, आप समझ रहे हैं ना? ये सीक्वेंस आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कहने का मतलब क्या है, 1971 में जनगणना कराई गई, सरकार के पास डाटा था, है ना, सारे आंकड़े थे। अब सरकार थी उस समय इंदिरा गांधी की, तो 1971 का आंकड़ा इंदिरा गांधी के पास था, तो इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया। या फिर हम कहते हैं 1971 की जो जनगणना थी उसको आधार मान के 1976 में एक अमेंडमेंट किया गया था, वही था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब जब 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया गया था 1976 में, तब इंदिरा गांधी ने क्या कहा?
ये कहा कि पहले देखो क्या कहा, सीटें तो तय कर दी, कितनी हो गई 543 सीटें तय कर दी। अब क्या कहा कि अब अगर लोकसभा की सीटें, ये वाली सीटें अगर बढ़ानी है तो कौन सी जनगणना में बढ़ाई जाएंगी, 2001 की जनगणना के बाद बढ़ाई जाएंगी। मतलब 2001 में जनगणना होगी, उसके बाद फिर सीटें बढ़ाई जाएंगी। किसकी सीटें बढ़ाई जाएंगी बच्चे, लोकसभा की। क्लियर है कि नहीं। लेकिन जब तक 2001 आया तब तक एक अमेंडमेंट और हो गया, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया। जब तक 2001 आया तब तक फिर से एक अमेंडमेंट हो गया। क्या अमेंडमेंट हो, 84वां संविधान संशोधन हो गया। और 84वां संविधान संशोधन हो गया, 543 सीटें चली आ रही थी। तो 84वां 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब करा गया, समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं, 84वां जब संविधान संशोधन किया गया तो क्या कहा गया कि जो 543 सीटें हैं लोकसभा की, ये 543 सीटें जो लोकसभा की हैं ये 2026 के बाद बढ़ाई जाएंगी। हाँ आप दोस्त सुनिए तो सही, मैं आपको कह रहा हूं। हाँ कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब क्या था, आप देखिए अगर थोड़ा सा आप फोकस सही से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये बातें क्लियर हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, हमारे देश में, है ना, लोकसभा के अंदर राज्यों को सीटें कैसी दी जाती हैं, तो राज्यों को सीट देने का आधार है जनगणना, नंबर 1। आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है। राज्यों की सीटें कैसी बढ़ाई जाएंगी, जनगणना के आधार पर। क्लियर है। 1951 में जनगणना कराई गई, 1952 में लोकसभा की सीटों की संख्या में परिवर्तन किया गया। एक बार सुनो सही बेटा, प्लीज 2 मिनट सुन लीजिए। तीसरी चीज क्या है, जब भी जनगणना करवाई जाती है तो उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, बाउंड्री कमीशन गठन किया जाता है, ये टेरिटरी वगैरह सेट करते हैं। नंबर 3। नंबर 4, आज के अंदर अगर आज की डेट में देखें तो आज की डेट में 543 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो 543 सीटें या 543 सदस्य हैं लोकसभा के अंदर। तो प्रश्न ये होता है कि 543 जो सदस्य हैं वो कौन सी जनगणना के आधार पर सीटें तय करी गई, तो 1971 1971 की जनगणना पर करी गई। अब यहां से एक प्रश्न शुरू होता है कि जब 1971 में जनगणना कराई गई थी, उसके बाद 1976 में भारत सरकार में जो डाटा था उस डाटा को आधार बना करके एक अमेंडमेंट किया गया था, 42वां। और 1976 में क्या कह दिया गया था कि जो लोकसभा की सीटें हमने तय करी हैं, 543 सीटें जो तय करी हैं, ये सीटें अब भविष्य में बढ़ाई जाएंगी जब 2001 की जनगणना हो जाएगी तब। ये बातें 1976 में कही जा रही थी। क्लियर है। लेकिन जब 2001 आया तो फिर से एक अमेंडमेंट कर दिया गया, 84वां। और 84वां संविधान संशोधन करने के बाद क्या कहा गया कि लोकसभा की जो सीटें रहेंगी वो 2026 के बाद बढ़ाई जाएंगे। अब क्या चल रहा है, 26 चल रहा है, जनगणना चल रही है, और 26 जैसे खत्म हो जनगणना के आंकड़े आएंगे और 550 को 850 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। हाँ हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, चल रहा है। अच्छा आपका हो गया है बेटा, बिल्कुल बताइए ना। मतलब 1900, एक मिनट पूछो जरा, क्या पूछना चाहते। हाँ 51 बोले तो 1951 की अगर आप बात करेंगे तो 1951 की अगर आप बात, इतना या तो इस तरह से डाटा तो आप नेट से सर्च मार लेंगे। अब देखिए इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ना पड़ेगा, संविधान सभा। अब संविधान सभा भी सुनना चाहते हैं तो 1946 में 389 सदस्य थे, विभाजन के पश्चात 299 सदस्य होगा, हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने किया था। पहला हस्ताक्षर नेहरू जी ने किया था और अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कुछ लोग मर गए थे। तो ये टोटल की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे डाटा चेंज है, कई सारे डाटा हैं, तो एक स्थिर डाटा कौन सा चाहते हैं आप वो बताइए। उसको आप रहने दीजिए, आप यहीं पर स्टार्ट करिए 489 वाला, लेकिन अगर चाहिए होगा तो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं है। ठीक है। अब अच्छा 480, फिर 284, फिर वही बात, फिर पहली में 207 थे, फिर 211 थे, फिर 284 थे, फिर 299 थे, फिर विभाजन हुआ, फिर ईश्वर को कुछ प्यारे हो गए, कुछ पाकिस्तान चले गए। तो ये फिर डाटा अलग 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 होता चला जाएगा, है ना। कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग ही तो संविधान सभा का गठन किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और 389 मेंबर थे, लेकिन वहां पर फिर बाद में घटती चली गई थी। ये क्लियर है। उसके लिए अभी हम उस पर चलेंगे, वो सेक्शन हम वहां पढ़ाएंगे। यहां पर लोकसभा में सीटें
राज्यों को सीटें किस आधार पर दी जाती है? जनगणना। आजादी के बाद कब हुआ? 1951। पहली बार तय कब हुई थी? 52 में। उसके बाद जितनी जनगणना होती है परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, ये सीटों को निर्धारित करता है जनसंख्या के अनुपात में। उसके बाद आज की जो सीटें हैं वो कौन सी जनगणना पर आधारित है? इसके साथ साथ 543 सीटें जो थी इस अमेंडमेंट के माध्यम से कह दिया गया था कि 2001 के बाद बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिर से अमेंडमेंट किया गया और कह दिया गया कि 2026 के बाद बढ़ाई जाएगी। लेकिन अब 2026 चल रहा है, मतलब 2026 के बाद बढ़ाई जाएगी। ये बातें क्लियर है, 2026 से पहले नहीं बढ़ाई जाएगी। तो 2026 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बढ़ाई जाएगी। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा वर्तमान समय में 1031वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। 131वां बिल लाया गया था अभी कि अगर इसको पास करा लें, लेकिन पास ही नहीं हुआ। अगर ये पास हो जाता, लोकसभा में हो जाता, फिर राज्यसभा में हो जाता, उसके बाद प्रेसिडेंट इस पर हस्ताक्षर कर देते, तो 2027 आते आते 543 को आगे, 543 नहीं 550 है ना संविधान में, तो उसको फिर लगभग 850 करने का प्रावधान है। कुछ समझ ही पा रहे हैं कि नहीं भैया? है ना? तो थोड़ा थोड़ा समझते चलिए पहले। हाँ समझ रहे हैं, हाँ ठीक है। क्योंकि ना ऐसा ना हो ना, क्योंकि ना अब जैसे कल की जैसे क्लास में हमने डेमोक्रेसी को डिफाइन कर दिया संविधान समझाते समय, तो जब डेमोक्रेसी वाला चैप्टर आएगा तो हम बेहतर तरीके डेमोक्रेसी को जैसे वो करवा देंगे। यहाँ पर चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो अब थोड़ा सा पहले हम लिखें, ठीक है? क्योंकि लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त? नहीं, हेडिंग रहेगा पार्लियामेंट, है ना? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद, संसद ही है ना? हाँ पार्लियामेंट, संसद। क्यों? कितना लिखा है अभी आपने? क्यों? आज से घर पर नहीं, नोट्स बनाने हैं, एक मार्कर रखिए, एक बुक रखिए, जो मेन मेन है उसको केवल हाईलाइट कर लीजिए और उन्हीं को पढ़ लीजिए। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? यार नोटबुक कहाँ है? कितने दिन हो गया है बेटा? नहीं, हाँ हाँ यहीं पर लिखिए। क्यों समय को आप, है ना, खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा, है ना? संसद लिखिए, संसद। संसद में लोकसभा, इंग्लिश में बोलूं या हिंदी में चल जाएगा? आप हिंदी में ना पूरा। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा तथा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा को, कि लोकसभा और राज्यसभा को विधायिका की संज्ञा दी जाती है, विधायिका की संज्ञा दी जाती है। हाँ विधायिका, लेजिस्लेचर, विधायिका की संज्ञा, विधायिका लिखो, विधायक, हाँ विधायिका की संज्ञा दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। तथा राष्ट्रपति को, तथा राष्ट्रपति को कार्यपालिका का भी अंग समझा जाता है, तथा राष्ट्रपति को कार्यपालिका का अंग भी समझा जाता है। हेडिंग डालिए लोकसभा की संरचना, की हेडिंग डालिए लोकसभा की संरचना, कि लोकसभा की संरचना। लिख लिया दोस्तों? लिखो। मूल संविधान में, शब्दों का ध्यान रखिएगा, मूल संविधान बोला जा रहा है दोस्तों। मूल संविधान में लोकसभा की, मूल संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या 552, 552 की संख्या, 552
निर्धारित की गई थी, निर्धारित की गई थी, जिसमें जिसमें 530 सदस्य राज्यों से, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से 20 सदस्य केंद्र शासित राज्यों से, कौमा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन, और 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन, 2 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन हाँ बच्चे हाँ, 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। लिख ले दोस्तों। किंतु 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से, किंतु 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियन के मनोनयन को, एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, कि एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। अर्थात संविधान में, अर्थात संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 है। सदस्य संख्या, सदस्य संख्या 550 है था। देखिए आप सारी चीजें मैंने लिखवा दी बच्चे। बेटा अपने आप कुछ मत लिखिएगा वरना बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या संविधान में कितनी है आज? 550 है। किंतु वर्तमान में, किंतु वर्तमान में, हाँ 550 है। समझ में आ रहा है ना? 2 एंग्लो इंडियन हट गए। हाँ कोमा, वर्तमान में लोकसभा में, वर्तमान में लोकसभा में, अब देखो यहां लोकसभा लिखवा रहा हूं, पिछली लाइन संविधान लिखवाई है। क्लियर हो रहा है? और एक बात बता दूं, इसको कम से कम घर पे जाके 2 बार रिवीजन मार लेना, कंठस्थ हो जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए, समझ में आ जाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? किंतु वर्तमान में लोकसभा में 543, 543 सदस्य हैं, सदस्य हैं, कि 543 सदस्य हैं, जिनमें 524 सदस्य राज्यों से, जिनमें 524 सदस्य राज्यों से, 524 सदस्य राज्यों से तथा 19, तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से,
केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? कोमा, लोकसभा में, लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, कि लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, अर्थात अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति को, एससी, अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में 84,47 क्रमशः, 84,47 क्रमशः सीटें आरक्षित की गई हैं, सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके साथ साथ 106वां, 106 समझ रहे ना, 106 है ना, 106वां, 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 106वां है ना, 106वां संविधान संशोधन के माध्यम से, के माध्यम से 33% सीटें, हाँ 106वां संविधान संशोधन के माध्यम से, आगे क्या बोला है, हाँ 33% सीटें महिलाओं को, महिलाओं को आरक्षित की गई हैं, महिलाओं को आरक्षित की गई हैं। एक बार पढ़ लीजिए, इसमें कोई डाउट अगर आ रहा हो तो, जो 15-20 लाइनें लिखी हैं। और आपको बता दें 5,000 लाइनों में से 50 लाइनें लिखवाई होंगी, काट पीट के सारा बेहतर करके, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, महिलाओं को रिजर्व की गई हैं। क्लियर है दोस्तों? एक बार पढ़ लीजिए फटाफट, उसके बाद आगे। समझ में आ गया पूरा, एक एक लाइन, कोई भी लाइन में दिक्कत? पढ़, सुनाना नहीं है, पढ़ना है। हो गया ना? अगला हेडिंग लिखिए, लोकसभा में राज्यों के, सभा में राज्यों के, लोकसभा में राज्यों के सीटों के, लोकसभा में राज्यों के सीटों के आवंटन का आधार, आवंटन, आ का डंडा, आ ब ट न, ऊपर बिंदी, आवंटन। लोकसभा में राज्यों के सीटों के आवंटन का आधार। क्लियर है? लिखो। लिख लिया आपने दोस्त? आपने लिख लिया क्या? हेडिंग लिख ली? अब उसके अंदर लिखिए, प्रत्येक 10 वर्षों के पश्चात, प्रत्येक 10 वर्षों के पश्चात होने वाली जनगणना के आधार पर, होने वाली जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की,
लोकसभा सीटों की संख्या में, लोकसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, उदाहरण स्वरूप 1951 की, उदाहरण स्वरूप 1951 की जनगणना के बाद, जनगणना के बाद 1952 में, 1952 में सीटों की संख्या में, सीटों की संख्या में परिवर्तन किया गया, परिवर्तन किया गया। इसीलिए, इसीलिए प्रत्येक जनगणना के बाद, इसीलिए प्रत्येक जनगणना के बाद डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। परिसीमन, ये इधर देखो, परिसीमन, क्लियर है? परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है या किया गया? जी जी जी। पैराग्राफ चेंज। लोकसभा की, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 1971 की, 1971 की जनगणना पर आधारित है, 1971 की जनगणना पर आधारित है। क्योंकि 42वें, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया था, कहा गया था कि, कि लोकसभा की, कहा गया था कि लोकसभा की सदस्य संख्या में, लोकसभा की सदस्य संख्या में वर्ष 2001 की, वर्ष 2001 की जनगणना के पश्चात, जनगणना के पश्चात परिवर्तन किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। किंतु पुनः, किंतु पुनः 84वां, किंतु पुनः 84वां संविधान संशोधन कर दिया गया, किंतु पुनः 84वां संविधान संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि, और कहा गया कि लोकसभा की संख्या में, और कहा गया कि लोकसभा की संख्या में वृद्धि 2026 के बाद, 2026 के बाद परिवर्तित होगी,
परिवर्तित होगी या बढ़ाई जाएगी, परिवर्तित होगी या बढ़ाई जाएगी। जितना भी लिखवाया है दोनों हेडिंग क्लियर हैं। जितना लिखवाया है एक बार आप लोग पढ़ लीजिए संसद से, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए फिर अगला हेडिंग पर चलते हैं। क्लियर है पूरा हो? बच्चा देखो, मैं एक बच्चा बैठा और ये 100 बच्चे बैठे हो, मेरा एफर्ट पूरा रहता है, प्लीज फीडबैक सही देना। एक अभी एक आध, हाँ तो वही कह रहा हूँ कि कम से कम ना, क्योंकि प्लीज कंटिन्यू करो फिर बोल नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा सही से। पता चला मुझे आदत पड़ गई तो कल से 2 पैकेट मैं भी लाइन लगूंगा। लोकसभा की संरचना ये हो गया है, सीटों का आवंटन ये भी हो गया है। अगला हम चलते हैं, कि अगला हेडिंग चलते हैं, द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का निर्वाचन। ठीक है, अगला हेडिंग रहेगा बच्चे, स्पीड में तो बोल नहीं रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड है। नहीं, डेली आप आंसर राइटिंग अभी मैं दे दूंगा, आज से एक मेंस का देना शुरू कर देंगे आंसर राइटिंग, ठीक है। कि लोकसभा का निर्वाचन, अगर हम इसकी बात करें कि लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, कि लोकसभा का निर्वाचन कैसे कराया जाता है, चुनाव, इलेक्शन, हाँ निर्वाचन, तो बताएंगे या मैं कंटिन्यू करूं? मैं समझाऊं या आप बताएंगे? ठीक है, ध्यान से सुनेगा। अगर हम भारत के संविधान से शुरू करते हैं बच्चे, कहाँ से शुरू करते हैं? भारत के संविधान से शुरू करते हैं, कि संविधान से शुरू करते हैं, तो ध्यान से सुने। भारत के संविधान में लोकसभा का या लोकसभा के निर्वाचन के बारे में, संविधान में लोकसभा के निर्वाचन का उल्लेख नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया। ये बातें समझ में आई मैंने क्या कहा? मतलब, हाँ क्लियर है। मतलब क्या बोला गया बच्चे, कि भारत के संविधान में ये नहीं बताया गया है कि लोकसभा का इलेक्शन कैसे करवाना है। क्लियर है बेटा? नंबर 1। अब यहां पर एक चीज और देखिए, आपको दोस्तों ये चीज पता होना चाहिए कि जो भारत है, कौन बच्चे? भारत है। जो बच्चा भारत है, कि जो भारत है ये चलता किससे है? संविधान से चलता है। किससे चलता है? संविधान से चलता है। बताया गया है संविधान में जो चीजें लिखी हैं उसी से चलता है। लेकिन संविधान में जो चीजें परिभाषित नहीं है, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो उनको पार्लियामेंट क्लियर करती है। कौन क्लियर करता है? संसद क्लियर करेगी विधि बना करके। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने भी उसको क्लियर नहीं किया, डिफाइन नहीं किया, तो संविधान के अंदर जो चीजें हैं उनको सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर देता है। क्लियर है? भारत के संविधान में भारत
हमारा देश संविधान से चलता है, नंबर एक। नंबर दो, संविधान के अंदर अगर कोई चीज लिखी गई है लेकिन परिभाषित नहीं की गई है, सही से स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, तो उसको संसद परिभाषित करती है। लेकिन अगर संसद ने भी उसको परिभाषित नहीं किया, किसको? संविधान में लिखे हुए विषयों को, चीजों को, तो उन चीजों को परिभाषित कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये बातें क्लियर हैं या नहीं? ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आर्टिकल 356 है, क्या है बेटा? आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लिखा है लेकिन परिभाषित नहीं है, किससे कहेंगे? परिभाषित, हाँ, तो उसको संसद विधि बनाकर स्पष्ट कर सकती है, लेकिन संसद ने किया नहीं। तो अब आर्टिकल 356 को कौन डिफाइन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने किया, 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने किया था SR बोम्बई वाद के अंदर। क्लियर है? मतलब संविधान में जो चीजें बताई गई हैं, अगर उसमें कहीं दिक्कत आ रही है तो संसद इंप्रूवमेंट कर सकती है, अमेंडमेंट ला सकती है। लेकिन अगर संसद नहीं करती है तो संविधान गिरे तो नहीं है। संविधान के ऊपर विश्लेषण, संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। क्लियर है दोस्तों? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहे हैं मित्र? संविधान में लोकसभा के निर्वाचन का उल्लेख नहीं किया गया है, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज आपको बता दें, जब निर्वाचन का उल्लेख नहीं किया गया तो संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950, संसद के द्वारा जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 बनाया गया। कौन सा बनाया गया बच्चे? जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 बनाया गया। और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अंदर, इस कानून के अंदर संसद ने लोकसभा के, किसके? लोकसभा के निर्वाचन का उल्लेख किया है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन इस लेवल का पढ़ा दे रहा हूं कि अगर पीटी निकल जाए, निकल जाए नहीं, निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। मेंस जब आप लिखेंगे तो आपको बता दें, इतना बेहतर और साफ सुथरा कंटेंट हो कि कहीं विवाद की स्थिति ना आए। आप समझ रहे हैं? और जो ये करवा रहा हूं मुखर्जी नगर के अंदर, आप किसी से भी कॉपी मिला लेना, बहुत बेहतर तरीके से मैं चीजें क्लियर कर रहा हूं दोस्त। हाँ, हाँ, और जो आ चुका है लास्ट 10 ईयर 20 ईयर, वो भी मैं निकाल के MCQ की फॉर्म में प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों वो भी दे दूंगा, ठीक है। हमारे विषय में आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनेगा। देखिए, संविधान के अंदर लोकसभा का निर्वाचन कैसे होगा ये तो नहीं बताया गया। संसद ने एक कानून बनाया, उसका नाम था जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950, और इसके अंदर लोकसभा के निर्वाचन के बारे में बताया। किसने बताया? संसद ने बताया। अब आपसे पूछा जाए, संविधान में लोकसभा के निर्वाचन का प्रावधान है या नहीं है? नहीं है, संविधान में नहीं है, नहीं है, हाँ, उल्लेख नहीं है। बल्कि लोकसभा के निर्वाचन के बारे में संसद ने विधि बनाई है। ये बातें क्लियर है कि नहीं? मैं वही कह रहा हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर है दोस्तों? अब इसके आगे अगर आप चलते हैं तो जो लोकसभा जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की बात करते हैं, इसमें कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की जो बात करते हैं, इसके अंदर लोकसभा के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और लोकसभा के निर्वाचन के लिए दो तरीके बताए गए हैं। लोकसभा के निर्वाचन के कितने तरीके बताए गए? दो तरीके बताए गए। लोकसभा के निर्वाचन का उल्लेख कहां किया गया है?
रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 के अंदर किया गया है, संविधान में नहीं किया गया है। ये बातें क्लियर हैं? वेरी गुड। अब इसके अंदर लोकसभा के निर्वाचन के अंदर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अंदर लोकसभा का जो निर्वाचन के बारे में बताया गया है, उसमें जो पहला बताया गया, पहला जो ऑप्शन, पहला जो पॉइंट बताया गया है, वो क्या बताया गया है? बहुमत चुनाव प्रणाली। क्या बेटे? बहुमत चुनाव प्रणाली पहला तरीका बच्चे, है ना? मेजोरिटी वोटिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है? तो सुन लीजिए, बीच बीच में नाम आ जाता है ना? और दूसरा क्या है बच्चा? आनुपातिक। क्या बच्चा? आनुपातिक चुनाव प्रणाली। की आनुपातिक चुनाव प्रणाली कहने का मतलब क्या है, आपको बता दें, जो लोकसभा का निर्वाचन कैसे करवाया जाएगा? लोकसभा का निर्वाचन मेजोरिटी वोटिंग सिस्टम के माध्यम से करवाया जाएगा, और अगर ये विकल्प नहीं रहता है तब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड के माध्यम से करवाया जाएगा, आनुपातिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? लोकसभा का निर्वाचन। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप कहीं जाते हैं तो चाय पीते हैं, लेकिन अगर चाय नहीं रही तो आप कॉफी ले सकते हैं। क्लियर है? मतलब लोकसभा का जो चुनाव करवाया जाएगा इस मेथड पर होगा, लेकिन अगर ये मेथड नहीं हो रहा है तो फिर इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं लोकसभा के निर्वाचन के अंदर। ये कहा गया है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अंदर। जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूँ। व्हाट इज अ मेजोरिटी वोटिंग सिस्टम, है ना? क्या है बहुमत चुनाव प्रणाली? क्या है, इसको भी क्लियर कर रहा हूँ, फिर इसको भी क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद से इनकी जगह क्या यूज हो रहा है उसको भी क्लियर कर रहा हूँ, क्या गवर्नमेंट में चल रहा है उसको भी क्लियर कर रहा हूँ। समझ में आया, है ना? ठीक है, बहुमत चुनाव प्रणाली और आनुपातिक चुनाव प्रणाली। सबसे पहले मेजोरिटी वोटिंग सिस्टम है क्या, बहुमत चुनाव प्रणाली क्या है? तो बहुमत चुनाव प्रणाली को समझने के लिए यहां पर ध्यान दीजिए। सेकंड है आनुपातिक चुनाव प्रणाली। यही बोला गया बच्चा, है बेटे? मैं करवा दूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैप के माध्यम से भी पाई चार्ट बना सकते हैं। तो मेजोरिटी वोटिंग सिस्टम क्या है? बहुमत चुनाव प्रणाली क्या है? इसको जरा ध्यान से देखते हैं बेटा। बहुमत चुनाव प्रणाली क्या है, अब आपको पता है? जो बच्चे अभी नहीं आए हैं ना, अब या तो वो लॉगिन लेंगे, और एक वो होता है क्लास का अपना ही एक महत्व होता है, ऑनलाइन से उतना कितना भी। आईएएस की क्लास, पीसीएस की, आईएएस की क्लास, पीसीएस क्लास आप ऑनलाइन में लेंगे। एसएससी की सही से बंदा अगर समझना चाहे तो वो नहीं कर सकता, वो तो केवल अपने आप को संतुष्टि दे रहा है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। कुछ भी हो, हाँ। मेरे अभी पिछले बैच के कितने बच्चे अभी सिलेक्टेड हुए हैं? हाँ। हाँ। क्या पढ़, अरे 40 कहाँ, जित आईएएस, आईएएस, वो नहीं तो उससे नीचे नहीं। हर आदमी का एक अपनी भी तो इच्छा होती है। और रही बात कमाना ही, इंटर नहीं हुआ तो अब क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे कई सारे रीजन हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका मेंस क्लियर होना, मेंस क्लियर होने का मतलब समझते हैं, मेंस मजबूत होना चाहिए। पीटी में जो इतने दावे करता हूं, मैं सही बता रहा हूं, पढ़ा दूं आपके क्वेश्चन कहां से बाहर चला जाएगा। 18 साल का मायने, 14 साल का मायने रखता है। 20 क्वेश्चन में से 17-18 आपके आ जाएंगे। आप समझ रहे हो? And हो जाएगा। अब देखिए, मैं कल आप लोग का वेट ही करा था, फिर आप लोग कुछ अलग असाइनमेंट में लगे हुए थे, फिर मैंने कहा कि रहन दो, मैं बैठा हुआ था, फिर यहाँ भी 6 बजे के बाद कुछ दूसरा क्लास है यहाँ पर। है। कल कर दूं कंटिन्यू? कल कर देता हूँ 100%।
जब तक जो विषय में पढ़ा रहा हूँ, देखिए किसी दबाव में तो नहीं। अब बच्चा जब पढ़ रहा है उसकी इंक्वायरी है तो निश्चित ही इंक्वायरी क्लियर हो। और सीधी सी बात है, नायक मूवी देखी होगी आपने, नायक मूवी का लास्ट सीन देखा होगा। अनिल कपूर नायक मूवी देखी होगी ना, जो एक दिन के लिए सीएम बनता है। हाँ, तो उसमें क्या रहता है, वो उसके ऑफिस में जाता है, लास्ट सीन देखिए वो क्या कहता है, बेटा 40 साल का तजुर्बा है, तेरे जैसे बच्चों को हमने खिला के फेंक दिए हैं राजनीति में। नहीं नहीं, ध्यान से वो क्या कहता है, पिछले 1 साल से लड़ते लड़ते तेरे साथ मेरा अनुभव 41 साल का हो गया है। आप समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या, आपको जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, जो सिस्टमेटिकल तरीके से कहीं भी आप देखिए, पूरा का पूरा आप देखिए, हर चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ बेटा। अधिनियम, हाँ अधिनियम। आप समझ में आ रहा है? आप खुद मिला के देख लीजिए, कहीं से मिला के देख लीजिए। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल निकल जाएगा। हाँ, मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, गाइड कर सकते हैं, प्रॉपर बता सकते हैं। और प्लीज चीजों को फॉलो करिए। आप समझ रहे हैं? रिवीजन कर लो, एक लिख लो क्वेश्चन पर डे, एक लिख लीजिए। बहुमत चुनाव प्रणाली क्या है, मेजोरिटी वोटिंग सिस्टम है क्या, ये लिखा हुआ बहुमत चुनाव प्रणाली, इसके बारे में हम क्लियर करते हैं। अब जरा बच्चे बोर्ड पर देखो और ध्यान से देखो। सबसे पहले मेजोरिटी शब्द होता क्या है, बहुमत शब्द होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। बोर्ड पर देखिए, नहीं नहीं, हमें प्रोफेशनल तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुमत शब्द का मतलब क्या होता है, बहुमत शब्द का मतलब अगर आपको बता दें तो ध्यान रखिएगा। अच्छा कैमरा वहां है ना। बहु हाँ, वोट देते हैं, और बेहतर समझ लीजिए, क्लियरिटी हो जाए बिल्कुल, है ना। बहुमत की अगर आप बात करेंगे तो बहुमत का मतलब होता है 50% +1। गणित की भाषा समझ में आई? 50%+1, 51% नहीं क्या, +1 का है। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बहुमत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुमत शब्द का मतलब क्या होता है, आधे से एक ज्यादा। क्या बेटा? आधे से एक ज्यादा, हाँ, आधे से एक ज्यादा। नाम क्या बताया आपने? अभिषेक भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। आधे से एक ज्यादा। अब आधे से एक ज्यादा को हम क्या कहते हैं, मेजोरिटी कहते हैं, बहुमत कहते हैं, ठीक है। याद रखना, आने वाली क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी पढ़ना है हमें, तो यहाँ पे जो चीजें सिखाई जा रही हैं वहां पर रिपीट भी हो जाएंगी, बेहतर भी हो जाएगा, हाँ रिकॉल भी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा 100 का बहुमत, ध्यान से पहले सुनो, ध्यान से समझिए, उसके बाद बोलिए। हमने कहा 100 का बहुमत, तो 100 को पहले आधा करो। 100 का हमने क्या बोला, बहुमत, तो 100 को पहले आधा करो, 50, और एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो मतलब 100 का मेजोरिटी कितना होगा, 51 होगा। क्लियर है या नहीं? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं कि 200 है, 200 का मेजोरिटी आप निकालिए, 101, मतलब चीजें क्लियर हुई हैं। आपका अब आपसे प्रश्न है, हमने कहा 400 का बहुमत क्या होगा, 400 का बहुमत क्या होगा, बोलिएगा नहीं, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना, परेशान मत होइए। 200 + 1, हाँ देखो जो भी है, आप समझिए, जो भी है पहले उसको आप आधा करो, जो भी है उसको आधा करो, करो 400 का आधा, जितना बोला जाए उतना करो। 400 का आधा कितना होगा, 200। कितना जोड़ना है इसमें, एक जोड़ना है। अब नया डिजिट कितना आ जाएगा, 201 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 400 का बहुमत कितना होगा, नेक्स्ट बता सकती हैं? नहीं, हाँ या नहीं? वेरी गुड। 1000 है, 1000 की मेजोरिटी बहुमत क्या होगा, फिर वही बात, आधा प्लस एक जोड़ना है, आधा प्लस में एक जोड़ना है, तो 1000 का आधा कितना हुआ,
हाँ 500 हुआ। और अब इसमें कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है, तो अब कितना आएगा, हाँ समझ में आकर, ये नहीं होगा ये होगा, नहीं आया। चलिए ठीक है, दोबारा बता दीजिए। 2000 है, 2000 का मेजोरिटी आप बता दीजिए। वेरी गुड, 1000 एक आ गया। मतलब जो भी पूछेगा तो जो डाटा होगा सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, आधा करेंगे, प्लस में फिर एक जोड़ देंगे, तो जो नई डिजिट आएगी वही क्या कहलाएगी। ये बातें क्लियर हुई। अभिषेक भाई क्लियर है कि नहीं, अभिषेक ही नाम है आपका, देखो हमने नाम भी याद कर लिया आज। नहीं नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता लाइव में। नहीं, ये बातें क्लियर है कि नहीं है बच्चा। अभिषेक भाई बताओ, 50 का बहुमत कितना होगा, 26, 30 का, 20 का, क्लियर है, ठीक है, क्लियरिटी है ना। अब जरा देखिए, अब बहुमत चुनाव प्रणाली क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। बहुमत चुनाव प्रणाली क्या होती है, अगर मान लेते हैं 100 सीटें हैं तो 100 का बहुमत क्या होगा, वेरी गुड 51 होगा। क्या ये बातें क्लियर हैं दोस्तों, बोलिए प्लीज। अब हम बताते हैं, बच्चा जरा ध्यान से सुनिएगा, 4 पार्टियां हैं, ए बी सी डी, है ना, कितनी पार्टियां बेटा, 4 पार्टियां, ये 4 पार्टियां। और जो बेटा 4 पार्टियां हैं, ये 4 पार्टियां हैं, इन 4 पार्टी की अगर आप बात करेंगे, कि अगर आप 4 पार्टी की बात करेंगे तो ए बी सी डी, 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से किसी भी पार्टी को अगर 51 सीटें मिल जाएंगी तो उस पार्टी को क्या मिल जाएगी, मेजोरिटी मिल जाएगा, ठीक है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, ठीक है, 4 पार्टियां हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 55 5, 55 5, 60, 60 30, 60 70 80 90 और 10, कितना हो गया, 100 हो गया। मतलब इलेक्शन हुआ, मान लीजिए लोकसभा के अंदर 100 सीटें हैं, तो लोकसभा में 100 सीटें हैं, और अगर लोकसभा के अंदर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी चाहिए तो इसका मतलब क्या है, 100 में से कितनी सीटें उसको चाहिए, 51 चाहिए। 100 में से कितनी सीटें चाहिए उसको, 51 चाहिए, क्लियर है। वोटिंग हुई, 100 में से 51 सीटें चाहिए थी, रिजल्ट आ गया, किसके पास 51 सीटें हैं, बी के पास कितनी सीटें हैं, 55 सीटें हैं। 51 सीटों की आवश्यकता थी लेकिन सीटें कितनी है इसके पास, 55 हैं, तो बी को क्या मिल जाएगा बच्चे, हाँ बहुमत मिल जाएगा, बहुमत मिल जाएगा, इसी को कहा जाता है बहुमत चुनाव प्रणाली। क्लियर या नहीं, है ना, सीधा सा फंडा है। अगर बहुमत शब्द क्लियर है तो कितनी भी सीटें दे दे, 100 दे दे, 200 दे दे, टोटल 543 है, तो 543 का बहुमत 273 ही हो जाएगा, आधे से एक। किसी को 40 मिल जाता है, नहीं हुआ नहीं हुआ, हाँ बहुमत मिल जाएगा। बहुमत के लिए मतलब क्या है, मिनिमम कितनी सीटें होनी चाहिए, इतनी तो होनी ही चाहिए। हाँ हाँ, अभी हम सब बताएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए बच्चा। बहुमत क्या है, साधारण बहुमत क्या है, पूर्ण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का समर्थन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब आएगा तब क्लियर कर देंगे। क्लियर है, हाँ तो आधे बहुमत क्या है, आधे से एक ज्यादा, हाँ हाँ हाँ, आपको क्लियर है। तो ये बच्चा क्या कहलाता है, बहुमत चुनाव प्रणाली, क्लियर है। अब हाँ ये क्लियर है। अब दूसरी चीज क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा,
अब एक चीज थोड़ा सा और देखिए, अब एक एग्जाम्पल और देखिए, कि एक एग्जाम्पल आप लोग थोड़ा सा और देखें, एक एग्जाम्पल और देखिए। 100 सीटें हैं, 100 में से कितनी सीटें आएंगी तो बहुमत मिलेगा? 51 मिलेगा। ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। ए को 40 सीटें मिली, बी को 30 सीटें मिली, सी को 20 सीटें मिली और डी को 10 सीटें मिली। मिली कि नहीं मिली बेटा? दोस्तों मिली कि नहीं मिली सीटें? तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। मेजोरिटी के लिए कितनी सीटें चाहिए? कम से कम 51 सीटें चाहिए। कितने में से कितनी सीटें चाहिए? हाँ, 100 में से 51 चाहिए। अब 100 में से अगर 51 सीटें चाहिए तो 100 में से 51 सीटें चाहिए, लेकिन 100 में से 51 सीटें क्या ए के पास है, बी के पास है, सी के पास है, डी के पास है? किसके पास है? किसी के पास नहीं। बेटा चुनाव हुआ 100 सीटों पर, तो एक संभावना तो ये होती है कि भाई मेजोरिटी मिल जाए। एक संभावना क्या होती है? मेजोरिटी मिल जाए। दूसरी संभावना ये भी तो बन गई कि 100 ही सीटें थी, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर किसी को भी क्या नहीं मिला है? बहुमत नहीं मिला है। बहुमत नहीं मिला है, इलेक्शन हो गया, ए बी सी डी इलेक्शन हो गया बेटा। और इलेक्शन के बाद अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, ए बी सी डी किसी को भी मेजोरिटी बहुमत नहीं मिलता है। 51 चाहिए था ना, 51 क्या ए के पास है, बी के पास है, सी के पास है, डी के पास है? नहीं है। तो नहीं नहीं वोट नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ। अभी सुनिए सही सीक्वेंस सुनिए बच्चा, जो हम लोगों ने न्यूज़पेपर में और एंकर के माध्यम से सुना है ना, वो सही चीजें नहीं है, वरना वो डीएम एसडीएम बन गए होते। नहीं, ए के पास भी 51 सीट नहीं है, बी के पास भी नहीं है, सी के पास भी नहीं है, डी के पास भी नहीं है। तो इस सेकंड स्टेज में, सेकंड ऑप्शन में क्या अप्लाई होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, आनुपातिक चुनाव प्रणाली लागू होगी। कि आनुपातिक, प्रोपोर्शनल आनुपातिक चुनाव प्रणाली। अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं टाइम देख रहा था, अभी है 2-3 मिनट कंटिन्यू। अब कहने मतलब क्या है, जैसे 100 सीटें हैं लोकसभा के अंदर या सरकार के अंदर, तो अब देखिए 100 सीटें हैं, तो अब आनुपातिक चुनाव प्रणाली का मतलब क्या होगा? ए के पास अब मान लीजिए टोटल 10 मंत्रालय हैं। कितने मंत्रालय हैं? 10 मंत्रालय हैं। अब अगर किसी भी पार्टी को बहुमत मिला होता तो 10 के 10 मंत्रालय उसके हो गए होते। लेकिन यहां पर क्या है, आप देखिए किसी को बहुमत मिला नहीं है तो मंत्रालय सबको तो दिया नहीं जाएगा। तो आनुपातिक चुनाव प्रणाली क्या कहता है कि 10 मंत्रालय हैं, तो 10 मंत्रालय ए को जितनी सीटें मिली हैं उसी के अनुपात में, बी को जितनी सीटें मिली हैं उसी के अनुपात में, सी को जितनी सीटें मिली हैं उसी के अनुपात में, डी को जितनी सीटें मिली हैं उसी के अनुपात में मंत्रालय दे दिए जाएं। मतलब ए को 4 मंत्रालय दे दो, बी को 3 मंत्रालय दे दो, सी को 2 मंत्रालय दे दो और डी को 1 दे दो। 4 3 7 2 9 1 10, 10 के 10 मंत्रालय भी बट गए, चुनाव भी हो गया और बेहतर तरीके से हो गया। किसी एक पार्टी का बहुमत भी, किसी एक पार्टी की तानाशाही भी नहीं रहेगी, है ना? तो कहने का मतलब क्या है, ये है आनुपातिक चुनाव प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड। हाँ हाँ, क्या? हाँ सबको, मतलब जिसके पास जितनी सीटें हैं ना हाँ हाँ हाँ, उसके रेशियो के अकॉर्डिंग, तो उसी को क्या कहा जाएगा? आनुपातिक चुनाव प्रणाली। नहीं हुआ क्लियर? क्लियर हो गया आपको? मतलब बहुमत चुनाव प्रणाली क्लियर हो गई। बहुमत चुनाव प्रणाली का मतलब क्या है, कुल जितनी भी सीटें रहेंगी उसका आधे से एक ज्यादा जब किसी भी पार्टी को मिल जाएगा तो बहुमत प्राप्त हो जाएगा, वो अपनी सरकार बना लेगा और देश में सरकार को चलाएगा। या राज्य में भी यही अप्लाई होगा, वो राज्य को चलाएगा। लेकिन अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो चुनाव मत करवाइए, उसकी जगह इस मेथड को अप्लाई कर दीजिए, दूसरा मेथड अप्लाई कर दीजिए। यही तो आप देखेंगे, यही तो यहां पर आप देखिए
कि संविधान में निर्वाचन का उल्लेख नहीं किया गया है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 को बनाया गया, और समझ में आ रहा है, और इसके अंदर लोकसभा के निर्वाचन के दो तरीके बताए गए। पहला बताया गया बहुमत चुनाव प्रणाली, और दूसरा क्या बताया गया? आनुपातिक चुनाव प्रणाली। हाँ, और इसमें जितनी जिसकी सीटें हैं उसी सीटों के अनुपात में मंत्रालयों का आवंटन कर दिया जाए। क्लियर है कि नहीं? आज का समय यहीं तक था, आज का सफर 6 बजे तक था, जो पूरे बच चुके हैं। कल से प्लीज चाय पानी जो रहेगा 2 बजे के आसपास पी लिया करो। बीच में ना 10-15 मिनट का अंतर हो जाएगा तो नुकसान करता है बेटा। अरे नहीं नहीं ऐसे, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि ना, हाँ, क्लास के बाद चले जाना, या तो थोड़ा सा पहले चले जाइए, 2 बजे के 2 से शुरू होता होगा ना बैच, 2 बजे तक पी लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं मित्र। ठीक है, तो ये क्लास समझ में आ गई होगी। बाकी जो चीजें हैं वो हम कल बता दें, आगे इसके कंटिन्यू हम कल करते हैं। कोई दिक्कत बच्चे? हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, और बेहतर तरीके से लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, हर दिन का क्लास को याद कर लीजिए। कल से 99% कल से आपको प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है, आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप सभी को मेरा नमस्कार।